रात के अंधेरे में विशाल और मोहित अपनी बाइक से गांव की सुनसान सड़क पर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि गांव वालों ने चेतावनी दी थी, रात में इस रास्ते से मत जाना, यहां छलावा आता है। लेकिन दोनों दोस्तों ने इसे मजाक समझा और रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन अचानक मोहित ने अपने पीछे किसी को चलते हुए महसूस किया। उसने विशाल से कहा, भाई, कोई हमारे पीछे है। विशाल ने रियर व्यू मिरर में देखा, एक सफेद छाया बाइक की स्पीड से उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तेज चला मोहित, विशाल चिल्लाया। मोहित ने बाइक की स्पीड 80 तक बढ़ा दी, लेकिन वो परछाई अब भी उतनी ही दूरी पर बनी रही जैसे हवा में तैर रही हो। अचानक विशाल को अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीरे से मोहित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, तेरा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? मोहित ने कांपते हुए कहा, भाई, मैंने तो हेलमेट पहना हुआ है, तू मेरा चेहरा कैसे देख सकता है? विशाल के हाथों में ठंडा पसीना आ गया। उसने घबराकर पीछे देखा, अब बाइक पर सिर्फ वही था। मोहित गायब हो चुका था। तभी एक धीमी सर्द आवाज आई, अब तेरा नंबर है। अगली सुबह गांव के लोग उसी सड़क से गुजरे। सड़क किनारे एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी, लेकिन न विशाल था न मोहित। बस सड़क पर खून के निशान और एक अजीब सी सफेद परछाई दूर जाती हुई दिखी। गांव वाले सुबह जब टूटी हुई बाइक तक पहुंचे तो वहां खून के ताजा निशान थे, लेकिन विशाल और मोहित का कोई सुराग नहीं था। कुछ लोगों ने सड़क पर अजीब सी परछाई को देखा जो धीरे धीरे कोहरे में गुम हो गई। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ बाइक के पास खड़ा हुआ और बुदबुदाया, छलावा फिर से शिकार कर चुका है। 3 दिन बाद विशाल गांव के बाहर के एक पुराने कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला। उसके कपड़े गंदे थे, शरीर पर अजीब निशान थे और आंखें डर से फटी हुई थी। जब उसे होश आया तो उसने बस एक ही बात कही, मोहित अभी भी वहां है। गांव वालों ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन विशाल कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहा था। उसने बस इतना कहा कि जब मैंने मोहित को बाइक से गायब होते देखा तो फिर कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कोई आत्मा, चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात को मत आना। बाबा रघुनाथ ने विशाल से पूछा, बेटा, क्या तुमने छलावे की आंखों में देखा? विशाल ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ बाबा, और वो अब भी मुझे देख रही है। बाबा ने डर से उसकी हथेली पर एक तांत्रिक धागा बांध दिया और कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो रात के बाद घर से बाहर मत निकलना और कभी भी उस सड़क पर मत जाना। लेकिन विशाल ठान चुका था, वह मोहित को बचाने के लिए वापस उसी सड़क पर जाएगा। चाहे जो भी हो, मुझे अपने दोस्त को बचाने जाना होगा। उसने तय कर लिया कि वह मोहित को बचाने के लिए उस भयानक सड़क पर फिर से जाएगा। रात का अंधेरा घिर चुका था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विशाल ने किसी की नहीं सुनी। बाबा रघुनाथ ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी, अगर उस रास्ते पर गया तो याद रखना, चलावे से नजरें मत मिलाना, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो मोहित का हुआ। विशाल ने सिर हिलाया और अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे ही विशाल सुनसान सड़क पर पहुंचा, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और घना अंधेरा था। अचानक हवा में किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। विशाल ने रियर व्यू मिरर में देखा, वही सफेद परछाई, फिर से उसी दूरी पर, जैसे बाइक की रफ्तार के साथ साथ दौड़ रही हो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरी रात, तेज आंधी और घनघोर बारिश। वीरान रास्ते पर एक जीप सरपट दौड़ रही थी। उसमें बैठे 4 दोस्त, राहुल, करण, सीमा और प्रिया, एक एडवेंचर ट्रिप से लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन अचानक जीप के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी दिखी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, पर कोई सामने नहीं था। जीप जैसे ही आगे बढ़ी, वही औरत अब जीप के शीशे में दिखने लगी और चेहरा काला, आंखों से खून टपकता हुआ। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर तभी जीप अपने आप रुक गई।
इंजन ने काम करना बंद कर दिया। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ जंगल से आती किसी औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। सीमा ने डरते हुए कहा, कहीं ये वही छलावा तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे? गांव के लोगों ने बताया था कि इस इलाके में एक प्रेतात्मा भटकती है जो लोगों को भ्रम में डालकर मार डालती है। कहते हैं जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं बचा। चारों दोस्त अब जंगल में घिर चुके थे। पेड़ों के पीछे से लाल आंखों वाली परछाइयां झांक रही थीं। अचानक प्रिया हवा में उठने लगी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया था। प्रिया की चीखों से जंगल गूंज उठा। हवा में लहराता उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में था। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया एक जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने तुरंत जेब से माचिस निकाली और एक जलती हुई तीली हवा में उछाल दी। अचानक जोरदार गर्जना हुई और प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, मगर अब वह बेहोश थी। सीमा घबराकर बोली, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह श्रापित है। राहुल ने जीप की ओर दौड़ने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे जीप का इंजन अपने आप चालू हो गया और हेडलाइट्स जलने लगी, मगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। फिर उसी पल सफेद साड़ी वाली औरत जीप के बोनट पर दिखाई दी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में नफरत थी। वह जोर जोर से हंसने लगी और कहा, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक जमीन में कंपन होने लगा। आसपास की घास काली पड़ गई। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। करण ने हिम्मत करके पास पड़े त्रिशूल को उठाया और औरत की ओर उछाल दिया। एक जोरदार चीख के साथ वह परछाई हवा में विलीन हो गई, मगर तभी जंगल में कई और परछाइयां प्रकट होने लगी। ये खत्म नहीं हुआ, असली तांडव अब शुरू होगा, राहुल ने कांपते हुए कहा। जंगल की भयावह परछाइयां चारों ओर फैल चुकी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जले हुए मांस की तरह। राहुल, करण, सीमा और बेहोश पड़ी प्रिया किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस जीप से वे बचकर निकल सकते थे वह अब अपने आप आगे बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उसे चला दिया। हमें अब यहां से भागना ही होगा, करण ने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने एक बार फिर जीप के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी जीप का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई और जंगल में घना अंधेरा छा गया। ये वही छलावा है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार डालता है, सीमा ने रोते हुए कहा। तभी प्रिया की आंखें खुली, लेकिन उनमें अब कुछ अजीब था। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग अब यहां से बचकर नहीं जा सकते। मौत का तांडव शुरू हो चुका है। राहुल, करण और सीमा सहम गए। प्रिया अब प्रिया नहीं रही। अचानक जंगल के पेड़ तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने कब्जे में ले रही हो। जमीन में कंपन होने लगा और दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी, मानो सच में तांडव शुरू हो चुका था। राहुल ने जेब से एक ताबीज निकाला जिसे एक साधु ने दिया था। उसने ताबीज को प्रिया की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज उसके माथे से टकराया वह जोर से चीख पड़ी और हवा में लहराने लगी। जल्दी, हमें इसे जला देना होगा, करण चिल्लाया। लेकिन तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। जंगल की जमीन फटी और उसमें से सैकड़ों सफेद साए निकलने लगे। वे सभी हंस रहे थे, चीख रहे थे, गाने गा रहे थे, जैसे किसी मौत के उत्सव का हिस्सा हो। राहुल, करण और सीमा अब चारों तरफ से घिर चुके थे। जंगल में चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। सुदीप अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर लौट रहा था। रोज की तरह उसने अपनी आखिरी बस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह बस स्टॉप पर पहुंचा, बस निकल चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो किसी और साधन से घर जाए या अगली बस का इंतजार करे। वह वहीं खड़ा था जब अचानक एक पुरानी बस उसके सामने आकर रुकी। बस बहुत ही अजीब लग रही थी, जैसे यह कई सालों से चल रही हो, लेकिन फिर भी नई लग रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे सुदीप की ओर देखा। अंदर कुछ ही यात्री थे और सभी के चेहरे बेहद अजीब और भावहीन थे।
सुदीप को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन देर हो चुकी थी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह बस में चढ़ गया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ देर बाद सुदीप ने गौर किया कि यात्री एक ही दिशा में देख रहे थे। बस के आगे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ अंधेरा था और हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। तभी अचानक सुदीप की नजर बस की खिड़की से बाहर गई और उसने देखा कि बस शहर की मुख्य सड़क पर न जाकर किसी अनजान रास्ते पर बढ़ रही थी। वह घबरा गया और ड्राइवर से पूछने के लिए उठा, लेकिन तभी उसने देखा कि ड्राइवर की शक्ल धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखें गड्ढों में तब्दील हो रही थी, उसकी खाल सिकुड़ रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। डर के मारे सुदीप की चीख निकल गई। तभी एक यात्री ने धीरे से उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। बस की रफ्तार अचानक तेज हो गई और उसमें बैठी सभी आकृतियां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगीं। सुदीप की चीखें बस में गूंजी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसे सुन सके। अगली सुबह अखबारों में खबर थी, रात के अंधेरे में गायब हुई एक रहस्यमयी बस। आखिरी बार बस स्टॉप के पास देखी गई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अखबारों में छपी खबर के बाद शहर में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसी बस को रात के अंधेरे में देखा, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो बस धुंध में गायब हो गई। सुदीप की गुमशुदगी ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। पुलिस ने उसकी तलाश में हर जगह छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को चौंका देने वाली जानकारी दी। उस रात उसने वही बस एक सुनसान सड़क पर देखी थी। बस की खिड़कियों से अंदर झांकने पर उसने अजीब आकृतियों को देखा और उनमें से एक चेहरा बहुत जाना पहचाना था, सुदीप का। लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरा सफेद था और वह बिना हिले डुले एक जगह बैठा था। ड्राइवर डर के मारे वहां से भाग निकला, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शहर में अब एक अफवाह तेजी से फैलने लगी, जो भी उस बस में चढ़ता वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वे बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सके। उनके शरीर पर अजीब निशान उभर आते, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। इसी बीच सुदीप की बहन नीलिमा अपने भाई को खोजने की कोशिश कर रही थी। वह इस अफवाह पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब उसने अपने भाई के सपने में वही बस देखी तो उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। नीलिमा को रातों को अजीब सपने आने लगे थे। हर सपने में वही बस दिखती, टूटे फूटे दरवाजे, कोहरे से ढकी खिड़कियां और अंदर बैठी अजीबोगरीब आकृतियां। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात बस में बैठा कोई एक नया चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ देखता था, और फिर एक रात उसने उस चेहरे को साफ देखा। वह सुदीप था। अब नीलिमा को यकीन हो गया कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। उसने तय किया कि वह इस बस का सच जानकर ही रहेगी। उस रात नीलिमा अकेले उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी जहां से सुदीप आखिरी बार निकला था। सड़कें सुनसान थीं, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घड़ी की सुई 11 बजा चुकी थी, लेकिन कोई बस नहीं आई। 11:15, 11:30, और फिर अचानक एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। नीलिमा को ठंड महसूस हुई, उसकी सांसें तेज हो गईं, और फिर एक पुरानी बस उसकी आंखों के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नीलिमा कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गई। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। गांव सतनगर के पास एक सुनसान सड़क थी जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी। इस सड़क से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते। कई बार लोगों ने रास्ते में किसी औरत को देखा जो सफेद साड़ी में खड़ी होती और मदद मांगती, लेकिन जो भी उसकी मदद करता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक रात रवि नाम का युवक बाइक से गांव लौट रहा था। आधी रात का समय था और चारों तरफ घना अंधेरा था। रवि ने अचानक देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है जो हाथ जोड़कर उससे मदद मांग रही थी। भाई मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है।
उसकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। रवि को उसकी हालत पर दया आ गई और उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उसने औरत के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक उसके पैरों में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर उसने औरत की ओर देखा, लेकिन अब वह औरत नहीं थी। उसकी जगह एक सड़ी गली डरावनी आत्मा खड़ी थी। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। तूने मुझे रोकने की गलती की है, अब तेरा अथनीचित है। वह प्रेत डरावनी हंसी हंसने लगी। रवि के होश उड़ गए। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेजी से भागने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा है। रवि ने जैसे तैसे गांव की सीमा पार की और अचानक उसके कानों में एक औरत की चीख गूंज उठी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन गांव में घुसते ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई और रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे बेहोश पाया। जब रवि को होश आया तो उसने पूरी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो रास्ता वर्षों से श्रापित है। वहां एक औरत का प्रेत है जो छलावा बनकर लोगों को फंसाती है। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि उस सड़क पर रात को एक औरत को देखा जा सकता है, जो आज भी राहगीरों को अपने जाल में फंसाती है। रवि अब उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खौफनाक रात उसकी यादों से मिट नहीं रही थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस रास्ते पर दोबारा मत जाना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रवि का दोस्त अजय शहर से गांव आया। उसने रवि को जबरदस्ती मनाकर देर रात बाइक से पास के गांव में होने वाले मेले में जाने को राजी कर लिया। डर मत रवि, मैं हूं ना, ये सब मन का वहम है, अजय ने हंसते हुए कहा। रवि ने नानुकुर करते हुए हां कर दी, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर था। रवि और अजय मेले से लौट रहे थे। घड़ी में रात के 12 बजे वाले थे। रास्ता वही था जहां रवि ने उस प्रेत को देखा था। जैसे ही दोनों उस सुनसान सड़क पर पहुंचे, अजीब सन्नाटा छा गया। हवा में ठंडक थी और पेड़ पौधे भी खामोश थे। अचानक अजय की बाइक का इंजन बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? अजय ने बाइक को किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई नजरें गड़ाकर देख रहा है। रवि, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। अजय ने फिर से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उसी तरह मदद मांगते हुए। भाई, मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। अजय, बाइक स्टार्ट कर जल्दी, ये वही है। अजय ने घबराकर दोबारा किक मारी। तभी वो औरत तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अब तुम दोनों मेरी गिरफ्त में हो। औरत की आवाज डरावनी गूंज में बदल गई। उसकी आंखें जलती लाल अंगारों जैसी हो गईं और चेहरा खौफनाक हो गया। अचानक दोनों के सामने चारों ओर धुंध छा गई। अब अजय भी समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। रवि, ये तो सच में, अजय ने डरते हुए कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर जेब से हनुमान चालीसा का छोटा सा पन्ना निकाला, जो उसकी मां ने दिया था। जैसे ही रवि ने उस पन्ने को निकाला और मंत्र पढ़ने लगा, छलावा चीखने लगी। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। तुम बच नहीं सकते, यह श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। अचानक हवा का झोंका आया और वो आत्मा गायब हो गई। रवि और अजय ने हिम्मत जुटाकर बाइक को धक्का दिया और जैसे तैसे गांव पहुंचे। सुबह गांव में जाकर जब उन्होंने ये घटना बताई, तो पुजारी ने बताया कि वो आत्मा